वो कहते हैं ना कि इंसान एक बिल्ली के जितना ही जिज्ञासु होता है और अपने आसपास हो रही हर चीज के बारे में जानकारी रखना चाहता है। और शायद अभी भी आप इस वीडियो को इसी कारण से देख रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं आपके लिए बहुत सारी छोटी छोटी और नई किस्म की इंफॉर्मेशंस लेकर आया हूँ। तो अब बस आप आराम से बैठ जाइए और इन नई चीजों के बारे में सुनिए। आखिर रेलवे पटरियों के नीचे पत्थर क्यों रखे जाते हैं? तो चलो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। ये सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए नहीं रखे जाते। इनका अपना नाम भी है, बेलास्ट। क्या आपको अभी भी इनका असली मकसद नहीं मालूम चला? असल में ये बहुत ही ज्यादा चतुराई से बनाया गया एक ऐसा डिजाइन है जो कि इसके ऊपर चलने वाली लगभग 1 मिलियन पाउंड भारी ट्रेनों के भार को बैलेंस करके रखता है। क्योंकि अगर इनके बिना स्टील की पटरियां सीधी बिछाई जाती तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इन ट्रेन्स और स्टील की पटरियों को हर तरह का खतरा हो सकता था, जैसे कि हीट की वजह से एक्सपेंशन या फिर कंस्ट्रक्शन, जमीन का हिलना, बुरे मौसम में प्रेसिपिटेशन का इकट्ठा हो जाना या फिर जमीन के नीचे से पेड़ों और पौधों का उगाना। ये बैलेस्ट एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे कि इन पटरियों को अब लगभग 200 साल के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आई है। पहले पटरियों के नीचे वाली जगह को खाली किया जाता था और इस तरह बनाया जाता था कि वहां पर बाढ़ ना आ सके। फिर इसके बाद उसको पत्थरों से ऊपर तक भर दिया जाता था। बाद में इनके ऊपर लकड़ियों की सलेटियां या फिर टाइल्स बिछाई जाती हैं, जिनके ऊपर और पत्थर डाले जाते हैं। ये पत्थर इन टाइल्स को बिल्कुल मजबूत करके रखते हैं और इनको बिल्कुल भी हिलने नहीं देते। और जब इनके ऊपर स्टील की परत बिछाई जाती है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि ये बैलेस्ट इन लकड़ी की टाइल्स के भार को फैला देता है, जिससे कि ये ट्रेन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ये पटरियां खुद सिर्फ छोटे छोटे क्लिप को जोड़ती हैं, क्योंकि अगर इनको रोक कर रखने के लिए नट और बोल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो पैदा हुई गर्मी की वजह से खुल जाएंगे। इसीलिए शायद इस मामले में ये बोलना सही होगा कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसका टाकरा आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये हमारी आंखों के सामने उड़ने वाले कीड़े आखिर हैं क्या? हम सभी ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में इन चीजों को जरूर देखा होगा, जो कि छोटे छोटे कीड़ों जैसी दिखती हैं और हमारी नजरों के सामने घूमती रहती हैं। लेकिन आखिरकार ये चीजें हैं क्या? होता कुछ यूं है कि जब भी आप इनके ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो ये गायब हो जाती हैं। इसलिए हम पता नहीं लगा पाते कि असल में ये हैं क्या। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सचमुच जिंदा नहीं होते। इनको साइंटिफिकली आई फ्लोटर्स कहते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। ये फ्लोटर्स असल में एक तरह के प्रोटीन होते हैं, जिनको कि कोलेजन भी कहा जाता है, जो कि एक जेल की तरह होते हैं और हमारी आंखों के पीछे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, जिसको कि हम वर्टेरियस कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये प्रोटीन के फाइबर्स जो कि वर्टेरियस में मौजूद होते हैं, धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं और जुड़ जाते हैं। इन फाइबर्स की परछाई हमारे रेटिना पर पड़ती है, जो कि हमारी आंखों के पीछे दिया गया एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है। और इन्हीं की वजह से ये फ्लोटर्स हमें दिखाई देते हैं। ये फ्लोटर्स हमें किसी भी उम्र में दिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इन्हें तभी देख पाते हैं जब हम 50 से 75 की उम्र के हो गए हों। लेकिन एक चीज से तो आपको शांति जरूर मिली होगी कि ये असली नहीं होते। पहले जमाने में ग्रीस में किसी औरत पर सेब फेंकने का मतलब होता था कि उसको आप प्रपोज कर रहे हैं। आजकल किसी भी इंसान को प्रपोज करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला कि अपने घुटनों पर झुकें और दूसरा कि उसके पास एक बहुत महंगी अंगूठी होनी चाहिए। पर ग्रीस में पहले जमाने में आपको प्रपोज करने के लिए सिर्फ एक सेब ढूंढने की जरूरत होती थी। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सेब फेंकने वाली प्रथा शुरू कहां से हुई। इसके लिए हमें किताब होमरस इलियाद देखनी पड़ेगी। एरिस, जिसको कि डिस्कॉर्ड का भगवान माना जाता था, बहुत नाराज थी कि उनको पेलियस और थेटिस की शादी पर नहीं बुलाया गया है। तो उसने एक बहुत ही समझदार औरत होने के नाते उनकी शादी के बीच में एक गोल्डन एप्पल फेंक दिया। इस सेब के ऊपर लिखा हुआ था, सबसे सुंदर लड़की के लिए। तो हमेशा की तरह वहां मौजूद 3 देवियों के बीच में लड़ाई हो गई कि कौन इसको सबसे पहले उठाएगा। आखिर में ये डिसीजन प्रिंस ऑफ ट्रॉय के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो किसी एक लड़की को चुने। ये वही इंसान है जिसने की पूरी ट्रोजन वर्ल्ड शुरू की थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक शादीशुदा औरत के पीछे पागल था। हर देवी ने इसको किसी न किसी तरह लुभाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार इसको सबसे ज्यादा पसंद एफ्रोडाइट का ऑफर आया, हेलेन ऑफ स्पार्टा। और इतना बढ़िया तोहफा तो इसको और कोई नहीं दे सकता था भाई। और तभी से सेब फेंकना एक प्यार जताने का तरीका माना जाता है। और अगर लड़की इस सेब को पकड़ लेती है
तो उसकी तरफ से हाँ मानी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रपोजल इसी तरह से होने चाहिए? वैसे देखा जाए तो अंगूठियों के मुताबिक सेब काफी सस्ता ऑप्शन है। नेपोलियन के ऊपर एक बारी खरगोशों ने हमला कर दिया था। जुलाई 1807 में ट्रीटीज ऑफ टिलसिट, जिससे कि रशिया और फ्रांस के बीच की लड़ाई खत्म हो गई थी, उसको साइन करने के लिए नेपोलियन जश्न मनाना चाहता था और उसने एक आम पार्टी के बजाय या फिर सिर्फ अपने सिपाहियों के साथ बियर पीने के बजाय शिकार करने वाली पार्टी के बारे में सोचा। नेपोलियन ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ अलेक्जेंडर बर्थियर को बोला कि वो राज्य के बाहर जाकर थोड़े से खरगोशों को पकड़ लाए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये आइडिया उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। बर्थियर ने कुछ 100 से लेकर 3000 खरगोशों को इकट्ठा कर लिया, उन सबको एक बड़े से जाल में डाल दिया। लेकिन जब इन खरगोशों को आजाद किया गया तो वो इधर उधर भागने की बजाय सीधा अलेक्जेंडर और उसके सिपाहियों की तरफ दौड़ते चले गए। पहले तो ये देखने में काफी मजाकिया लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय में इन सब खरगोशों ने नेपोलियन को घेर लिया, जिसकी वजह से उसको डर कर अपने कैरेज में जाकर बैठना पड़ा। उसके बाद इन खरगोशों ने उसके वाहन को भी घेर लिया। डरे हुए इन सिपाहियों के पास अब कोई चारा नहीं था और उनको आखिरकार हार माननी पड़ी। असल में बर्थियर बहुत ज्यादा आलसी था और उसने बाहर जाकर इन खरगोशों को ढूंढने की बजाय इनको एक किसान से पैसे देकर खरीदा था और शायद इसीलिए इंसानों से डरते नहीं थे और नेपोलियन से तो भाई खासकर डर ही नहीं रहे थे। पब्लिक टॉयलेट यू शेप के क्यों होते हैं? तो क्योंकि आज हम ऐसे ही किस्सों की बात कर ही रहे हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता था, तो क्यों ना इन पब्लिक और प्राइवेट टॉयलेट के बारे में एक बहुत आम फर्क के बारे में जान लें। क्योंकि अगर आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल से कोई स्क्वायर शेप वाली टॉयलेट सीट मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर एक खुले हुए यू शेप की सीट बनी होती है, जो कि आपके घर पर लगी हुई टॉयलेट सीट से बिल्कुल अलग है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा कम प्लास्टिक इस्तेमाल करके पैसा बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन असल में इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हाइजीन है। असल में ये बीच से खुले हुए यू शेप की सीट यूएस की अथॉरिटी द्वारा दिए गए नियमों को दिमाग में रखकर बनाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप एक मर्द हैं तो ये यू शेप की सीट आपके मेन पार्ट को थोड़ी ज्यादा जगह देगी, जिसका मतलब है कि वो सीट को नहीं छुएगा और सीट गंदी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को गंदी टॉयलेट सीट पर नहीं बैठना पड़ेगा। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो इसकी मदद से महिलाएं आराम से अपना मेन पार्ट साफ कर सकती हैं। क्या आपको इस चीज के बारे में जानकारी थी? आखिर बिल्लियां ब्लेप क्यों करती हैं? अगर आपके पास बिल्ली है तो शायद आप समझ चुके होंगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ब्लेप क्या होता है तो मैं बता दूं कि ये नाम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे लोगों ने रखा है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे बिल्ली अपनी जीभ बाहर निकालकर भूल गई है और इसी को हम ब्लेपिंग कहते हैं। हालांकि बिल्लियां ये करती हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया है कि इसके पीछे भी एक कारण है। एनिमल बिहेवियर और कैट एक्सपर्ट एमी शोजाई ने बताया कि बिल्लियां असल में ऐसा अपने वातावरण को परखने के लिए करती हैं और इस प्यारे से चेहरे का नाम भी है फलेहमेन रिस्पॉन्स, जिससे कि बिल्लियां अपनी जीभ पर फॉर्मोन्स इकट्ठा करती हैं। जब ये फॉर्मोन्स बिल्ली के मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर मौजूद इंटरनल सेंट मैकेनिज्म या फिर वोमेरोनेसल ऑर्गन तक पहुंचते हैं तो वो अपने आसपास की बिल्लियों का लिंग पहचान लेती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बिल्लियां ब्लेप करके लगभग हर जानकारी का पता लगा लेती हैं। इसका मतलब है जब अगली बार आपको अपनी बिल्ली ऐसा करते हुए दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वो क्यूट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही। आखिर डिज्नीलैंड में मच्छर क्यों नहीं है? डिज्नी वर्ल्ड शायद इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर बनाई हुई जगह है और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको कभी भी कोई मच्छर नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पर मच्छर है ही नहीं। डिज्नी फ्लोरिडा के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कीड़े मकोड़ों से भरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जगह पर एक ऑपरेशन जिसका नाम है मॉस्किटो सर्विलेंस प्रोग्राम, जो कि इन मच्छरों को दूर रखने का काम करता है। सबसे पहले तो पार्क के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के जाल बिछाए गए हैं, जो कि किसी भी कीड़े मकोड़े के अंदर घुसने पर टीम को फटाफट से बता देते हैं और ये टीम उन मच्छरों को हटाने के लिए जल्द से जल्द काम शुरू कर देती है। डिज्नी के पास अपना एक अलग ही सीक्रेट हथियार भी है, इनकी सेंटिनल मुर्गियां। जहां इन मुर्गियों को लगता है कि अपनी जिंदगी आराम से जी रही हैं, वहीं इनसे खूब सारा काम निकलवाया जाता है। हर दिन इनके खून की टेस्टिंग होती है, जहां देखा जाता है कि इनको कोई मच्छरों की बीमारी जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस ना हो गया हो, क्योंकि ये मुर्गियां बीमार नहीं हो सकती। इसीलिए टीम इनको दिन में भिनभिना रहे मच्छरों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसकी मदद से टीम को उनको हटाने में आसानी होती है।
ये कैटरपिलर जमकर भी जिंदा रहता है। किसी भी कैटरपिलर के लिए जमे हुए आर्कटिक में रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये एक वुली बियर कैटरपिलर है तो ये बात अलग है। ये अजीब सा दिखने वाला जानवर ऑटम में खाना खाना शुरू करता है, लेकिन ठंड पड़ते ही इनके साथ भी वही होता है जो हर किसी के साथ होता है, वो जम जाते हैं। लेकिन हर जानवर, जिसमें कि हम इंसान भी आते हैं, इतनी ठंड होने पर जम जाएगा। लेकिन फिर भी जब स्प्रिंग आती है तो ये कैटरपिलर्स फिर से बिल्कुल आम हो जाते हैं। इनकी सारी बर्फ पिघल जाती है और ये फिर से खाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके टिश्यूज में क्रोपोटेस्टिन बनता है, जिसकी मदद से ये पहले अपना दिल, फिर बाकी शरीर और आखिर में अपना खून जमा लेते हैं। कभी कभार आर्कटिक में सर्दियां 11 महीने तक पड़ती हैं, जिसकी वजह से इन कैटरपिलर्स को खाने के लिए सिर्फ 1 महीना मिलता है। हालांकि माना जाता है कि कई वूली बेयर कैटरपिलर्स 14 सालों तक जिंदा रहते हैं और फिर जब ये आखिर में मौत में बदल जाते हैं तो इन्हें जल्द ही मैट करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स अपनी नाक कैसे खुजाते हैं? एस्ट्रोनॉट बनना कोई आसान काम नहीं है। उनको खुद बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, और वो भी ऐसी दिक्कतें जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी ना हो, जैसे कि इतने भारी स्पेस सूट के अंदर अपनी नाक खुजलाना। हैरानी की बात तो ये है कि जब बात नाक खुजाने की होती है तो एस्ट्रोनॉट के पास थोड़े तरीके होते हैं। जैसे कि ज्यादातर स्पेस हेलमेट के अंदर एक छोटा सा वेलक्रो का हिस्सा लगाया जाता है, वो भी सिर्फ इसी वजह से। इसके अलावा हेलमेट के अंदर एक फोम का पीस भी लगाया जाता है, जिसको कि हम वॉल्सावा डिवाइस कहते हैं, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट प्रेशर को बदलते समय अपनी नाक बचाने के लिए करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ इस एक चीज के लिए नहीं होता, इसका नाक खुजलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 2011 में एंडेवर शटल के एस्ट्रोनॉट एंड्रयू फ्यूस्टल ने खुद को एक ऐसी ही दुविधा में पाया जब उनके हेलमेट के अंदर इस्तेमाल किए गए केमिकल की कुछ बूंदें उनकी आंख में गिर गई थी। ये तो इस वॉल्सावा डिवाइस का शुक्र है कि उन्होंने अपनी आंख को इससे मल लिया और वो निश्चिंत हो गए। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपको खुजली ने कितना परेशान किया हुआ है, तो जरा इन एस्ट्रोनॉट के बारे में सोच लीजिएगा। आपको अपने ओरियो को कितनी देर तक दूध में डुबाना चाहिए? भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, हम सभी को मालूम है कि ओरियो को दूध में डुबाकर खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आपको ओरियो का सबसे स्वादिष्ट एक्सपीरियंस लेना है तो आपको उसको कितनी देर तक दूध में डुबाना चाहिए? 2016 में यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के स्पेस लैब में काम कर रहे लोगों ने इसी चीज को ढूंढने के लिए एक बहुत ही सीरियस एक्सपेरिमेंट किया। उस टीम ने आधे ओरियो को 2% दूध में आधे से लेकर 7 सेकंड तक रखा और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद ये देखा कि उस ओरियो ने कितना दूध एब्जॉर्ब किया है। एक ही सेकंड में ओरियोज ने लगभग 50% दूध एब्जॉर्ब कर लिया था, जो कि दूसरे सेकंड में एकदम से 80% हो गया। उसके बाद 1 सेकंड के लिए उसमें कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 4 सेकंड के बाद उस ओरियो ने लगभग पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया था। तो आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप ओरियो को अपने दूध में 5 सेकंड से ज्यादा डालकर रखेंगे तो उसके अंदर और दूध एब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वो इतना ज्यादा गीला हो जाएगा कि वो टूटकर उस गिलास में ही गिर जाएगा। आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको अपना ओरियो स्वादिष्ट बनाना है तो फिर उसको सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही दूध में डुबोएं। एक औरत ने शक्तियां पाने के लिए अपने दिमाग में छेद कर लिया था। अगर मैं आपको बताऊं कि आप शक्तियां अपना सकते हैं, वो भी बिना किसी मकड़ी के काटे हुए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी ये सुनकर मजाक ही लग रहा होगा, है ना? लेकिन नहीं, ये करने के लिए आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक छेद करना होगा। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला भाई, आप मानिए या ना मानिए। एक ब्रिटिश औरत अमेंडा फील्डिंग ने 1970 में कुछ यही किया था, और इस चीज को बताने के लिए वो आज भी जिंदा है। अपने दिमाग में छेद करने से पहले उसने एक प्राचीन प्रैक्टिस ट्रेपेनेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की, जिसके हिसाब से दिमाग में छेद करने पर इंसान अंदरूनी शक्तियां पा सकता है। उनके हिसाब से बचपन में जब हमारे दिमाग की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं तो हमारे दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है। इसीलिए जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें कम इकट्ठा होती हैं और हम जल्दी चीजें भूल जाते हैं। फील्डिंग का मानना था कि अगर वो पूरा माप कर अपने दिमाग में एक ऐसी जगह छेद कर लें जहां से वही खून वापस उनके दिमाग में आ जाए, तो शायद उसके पास शक्तियां आ जाएंगी। मूवी हार्ट बीट इन द ब्रेन में फील्डिंग ने कैमरा पर खुद के साथ ऐसा करते हुए दिखाया। हालांकि ये करने के बाद उसका खूब सारा खून बह गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से अपने सर के ऊपर एक रुमाल बांध लिया
और चुपचाप खाना खाने लग गई। इसके बाद वो पार्टी करने चली गई जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। 50 साल बाद भी मेडिकल साइंस के पास ट्रेपनेशन जैसी चीज का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि हम में से किसी ने भी आज तक अमेंडा फील्डिंग के पास कोई सुपर पावर्स नहीं देखी हैं। दोस्तों, क्या आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको लगता है कि मुझे इम्प्रेस कर सकता है? अगर हाँ, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।